कि पढ़ने के लिए लड़ना होगा, लड़ने के लिए पढ़ना होगा। किताबें तो बहुत सी पढ़ी होंगी आपने, लेकिन हक और अधिकारों को जानने के लिए संविधान को पढ़ना होगा। नॉलेज मिलती है और हमारे जो प्रिंसिपल मैम है वो हमें भी संविधान पढ़ाते हैं और बाबा साहब की बुक्स और बुद्धा जी की बुक्स हम पढ़ते हैं और बच्चों को ये बच्चा जो knowledge सीख के जाएगा वही तो एक नया समाज तैयार करेगा। अगर हम यहीं से उसको जाति भर के भेजेंगे तो बाहर तो फिर वो जाति प्रथा तो पनपेगी। हमें वही तो चीज़ अगर मैं ही यहाँ पे चेयर पे बैठ के ऐसे शील तोड़ने शुरू कर दूंगी तो मैं बच्चों को क्या सिखाऊंगी। तो ऐसी है कि कई बार बच्चों को कोई चीज़ मिलती है तो वो सीधा मेरे टेबल पे लेके आते हैं, चाहे वो 10 रुपए की है चाहे वो 1 रुपए की है। तो ये सारी चीज़ें जब देखते हैं तो फिर लगता है कि अगर हम जो कर रहे हैं वो बच्चे सीख रहे हैं। जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24x7 नीलम बोध के साथ। साथियों, आज मैं आपको लेकर चलती हूँ पंजाब के जलंधर शहर में एक ऐसा स्कूल है जिसके बारे में जानकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। जी हाँ, बात कर रही हूँ आज मैं बोधिसत्व अंबेडकर पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की, जो कि जलंधर में है। साथियों, ऐसा स्कूल पूरे देश में आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस स्कूल की एक ब्रांच और है जो कि महाराष्ट्र के वर्धा में चलती है। साथ ही यह स्कूल बहुजन समाज की विचारधारा पर पूरी तरह से आधारित है और इस तरह के स्कूल आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूं कि एक स्कूल तो आपको जलंधर में मिलेगा और दूसरा स्कूल आपको महाराष्ट्र के वर्धा में मिलेगा। तो आइए देखते हैं कि इस स्कूल में ऐसा क्या खास है जो बहुजन मिशन मूवमेंट से जुड़ के बहुजन महान पुरुषों की विचारधारा को दर्शाता है। तो मैं पहले दिखाना चाहूंगी आपको, यहाँ पर एक बोर्ड लगा है जो कि पंजाबी में है। पंजाबी मुझे पढ़नी नहीं आती है, लेकिन जिन लोगों को पढ़नी आती है वो इजीली से इसको पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे कि क्या लिखा है। लेकिन इसी के साथ साथ मैं आपको आगे और दिखाना चाहूंगी, यहाँ पर जो करुणा मैत्री भाईचारे का संदेश देते हैं महाकारुणिक तथागत बुद्ध, उनका बहुत बड़ा होर्डिंग लगा हुआ है। इसी के साथ साथ में आप देख पाएंगे कि जो इस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जी हाँ, बहुत बड़े साइंटिस्ट, उसके साथ साथ आप देख पाएंगे कि यहाँ पर इस देश के संविधान रचयिता परम पूज्य बाबा साहब बोधिसत्व की का भी एक होर्डिंग लगा है जिस पर कि साफ साफ लिखा है और ये कोटेशन लगातार आप पढ़ते भी होंगे कि शिक्षा ही समाज में समानता ला सकती है। जी हाँ साथियों, शिक्षा ही समाज में समानता ला सकती है। जब मनुष्य शिक्षित हो जाता है तब उसमें विवेक और सोचने की शक्ति पैदा होती है। तब वह न खुद पर अत्याचार सहन कर सकता है और ना ही दूसरों पर अत्याचार सहन होते देख सकता है। और जैसा कि आप साथ साथ में देख पा रहे होंगे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन के भी यहाँ पर एक जो होर्डिंग है वो लगा हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वो शिक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण संदेश देते हैं कि शिक्षा व्यक्ति को सोचने पर और जानने पर मजबूर करती है और ये काम स्कूलों को करना चाहिए। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जो सोचने का काम है वो स्कूलों में बंद कर दिया गया है, क्योंकि जब व्यक्ति सोचता है और सवाल खड़े करता है तो बहुत सारी चीज़ों से परतें उठती हैं। और इसी के साथ साथ में मैं आपको दिखाना चाहूँगी, यहाँ पर राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी का भी होर्डिंग लगा हुआ है, जो कि आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जो कि परम पूज्य बाबा साहब के सामाजिक गुरु भी रहे। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप सबको पता है कि जो बाबा साहब हैं उनके 3 गुरु रहे हैं। सबसे पहले आते हैं तथागत बुद्ध, दूसरे पर कबीर और तीसरे पर राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले। और उसी के साथ साथ में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर महाकारुणिक तथागत बुद्ध की जो एक स्टैंडिंग होर्डिंग है वो लगा हुआ है, जिस पर लिखा हुआ है, साफ साफ आप पढ़ पा रहे होंगे कि भिक्षुओं, बहुजन सुख के लिए, बहुजन हित के लिए, लोगों के कल्याण के लिए निरंतर भ्रमण करते रहो। उन्होंने संदेश दिया है कि जब तक जो भिक्षु लोग हैं वो लोगों के बीच में जा जाकर मानव कल्याण के लिए और जो बुद्ध के संदेश है उनको प्रचारित और प्रसारित नहीं करेंगे, तब तक इस देश में एक अच्छी विचारधारा स्थापित नहीं हो पाएगी। और इसी के साथ साथ में आप देख पा रहे होंगे दूसरा होर्डिंग यहाँ पर है माता सावित्रीबाई फूले। जी हाँ, माता सावित्रीबाई फूले का जब नाम आता है
तो सबको पता चल जाता है कि इस देश में शिक्षा की अलख जगाने वाली और प्रथम शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले। लेकिन आज हम देखते हैं कि जो अदर स्कूल हैं जिसमें कि बहुजन मिशन मूवमेंट के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है, वो माता सावित्रीबाई फुले या ज्योतिबा फुले हो या डॉक्टर अंबेडकर हो या तथागत बुद्ध हो, इन लोगों की विचारधारा को पढ़ाने का काम नहीं करते और ना ही वो ये बताते हैं कि इस देश में शिक्षा की अलख जगाने वाली अगर कोई महिला थी तो वो बहुजन समाज से आने वाली माता सावित्रीबाई फुले थी। हम स्कूल के फर्स्ट फ्लोर पर आ गए हैं जहाँ पर कि लाइब्रेरी स्थापित है और यहाँ पर जैसा कि बताया है कि साइंस लैब भी है और अंदर हॉल भी बना हुआ है। तो एक बार मैं चाहूँगी कि दिखाएं। और यहाँ पर हर चीज़ डोनेशन से बनी हुई है जैसा कि मैंने पहले भी बताया। और ये लाइब्रेरी है, आप देख पाएंगे कि लाइब्रेरी कितनी सुंदर है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो स्टडी मटेरियल है वो जो स्कूल की एजुकेशन है वो तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ में यहाँ पर जो इस देश के शिल्पकार रहे हैं उनका भी साहित्य है काफ़ी बड़ी मात्रा में रखा हुआ है जैसा कि मेरे सामने नज़र पड़ रही है। एक बार मैं चाहूँगी कि कैमरामैन उस पर फोकस करें। बुद्ध और उनका धम्म जो कि परम पूज्य बाबा साहब के द्वारा लिखा गया हुआ है। यहाँ पर और भी पुस्तक दिखाई दे रही हैं हमें। अंबेडकर ने क्या किया, ये सवाल खड़े होते हैं लोगों के मन में और ख़ासकर उन लोगों के मन में जो कहीं ना कहीं दूसरी विचारधारा से आते हैं कि अंबेडकर ने क्या किया, और वो सवाल भी खड़े करते हैं। ऊपर आप देख पा रहे और भी काफ़ी पुस्तकें हैं जो कि हिंदी में भी हैं और पंजाबी में भी हैं। पंजाबी मुझे नहीं आती है लेकिन फिर भी मैं हिंदी और इंग्लिश में दोनों में पढ़ के आपको बताना चाहूँगी। और यहाँ पर शायद जो बाबा साहब के वॉल्यूम है 21 वॉल्यूम है वो यहाँ पर रखे हुए हैं, आप देख पा रहे होंगे। और ऊपर भी जो बाबा साहब के 21 वॉल्यूम में आप देख पा रहे होंगे कि सीरियल से रखे हुए हैं। बाबा साहब ने साथियों एक एक चीज़ को बारीकी से इन वॉल्यूम में लिखा है और ज़रूरत है इस देश के लोगों को इन वॉल्यूम्स को पढ़ने की, क्योंकि जब तक इन वॉल्यूमों को वो नहीं पढ़ेंगे तब तक नहीं जानेंगे कि सही मायने में इस देश का इतिहास क्या है और इस देश के लिए इस देश के महान पुरुषों ने क्या किया है। यहाँ पर मैम से जानना चाहूँगी, मैम ये क्या लिखा हुआ है पंजाबी में? बाबा साहब जी के जन्म दिवस की आप जी को बहुत बहुत मुबारक। अच्छा, ये बाबा साहब का बर्थडे सेलिब्रेट किया था आपने, तब ये लिखा था। तो आप देख सकते हैं कि जो बाबा साहब हैं उनका जो बर्थडे था जब सेलिब्रेट किया था तब लिखा था। मैं एक बार चाहूँगी कि कैमरामैन इधर भी फोकस करें और आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो बहुजन समाज है उसको सत्ता के गलियारों में पहुँचाने वाले साहब मान्यवर काशीराम जी की भी फ़ोटो लगी हुई है। और ये संदेश बहुत बड़ा देती है, क्योंकि देखिए जब तक इस देश का बहुजन समाज है वो इस देश की सत्ता पर काबिज नहीं होगा वो तब तक अपनी सभी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। बाबा साहब ने कोटेशन कही है कि जो राजनीतिक सत्ता है वो हर ताले की चाबी है जिससे कि आपके लिए हर मार्ग खुलते हैं, जिससे कि आप अपने भविष्य को अच्छे से निर्धारित कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लेकर चलते हैं जो हॉल है स्कूल का उसकी तरफ और जो साइंस लैब है उसकी तरफ। आइए मैं आपको लेके चलती हूँ। जो कंप्यूटर लैब है बहुत ही सुंदर है और बहुत साफ़ सुथरी आप देख पा रहे होंगे। तो आइए अब लेकर चलती हूँ मैं आपको साइंस लैब। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये साइंस लैब है और इस पर नेम प्लेट लगी हुई है जिस पर लिखा है जय भीम जय भारत। डेडिकेटेड दिस रूम टू द सेक्रीफाइस स्ट्रगल एंड हार्ड वर्क फॉर देयर पेरेंट्स बाय श्रीमती चंचल एंड हर हस्बैंड श्री हुसन लाल। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि जो अंदर का वातावरण है ये साइंस लैब है। मैंने जैसा कि आपको बताया है परम पूज्य बाबा साहब की एक बहुत बड़ी तस्वीर रखी है। तो जो भी मतलब साइंस लैब में इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं वो सभी अंदर हैं, लेकिन कुछ हम आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर अलमीरा है, कुछ अलमीरा में भी हैं। जैसा कि हमने आपको दिखाया कि साइंस लैब में इंस्ट्रूमेंट तो हैं प्रैक्टिकल करने के लिए, लेकिन अभी यहाँ पर बहुत ज़रूरत है बड़े स्तर पर इंस्ट्रूमेंट की। और हम चाहेंगे कि यहाँ पर कि जो बहुजन समाज के लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर अपनी दान पारमिता को दिखाते हुए यहाँ पर दान करें, ताकि इस लैब को बहुत बड़े स्तर पर बनाया जा सके और आपके बच्चों को जो प्रैक्टिकल के लिए हर सामान उपलब्ध होता है वो उपलब्ध कराया जा सके। पा रहे होंगे कि अभी हम हॉल में एंट्री कर चुके हैं और हॉल में एंट्री करते हुए ही हमें बिल्कुल फ्रंट में महाकारुणिक तथागत बुद्ध
की प्रतिमा दिखाई दे रही है और बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से डेकोरेट किया हुआ है और इसके ऊपर भी आप देख सकते हैं कि जो अशोक चक्र है वो रखा हुआ है और साथ में कुछ गुरुओं की प्रतिमाएं भी हैं। और इस हॉल का साथियों मैं आपको बता दूं बहुत अच्छा उपयोग ये लोग करते हैं। यहाँ पर मेडिटेशन भी किया जाता है और उसके माध्यम से लोगों में एक जो पीसफुल माहौल बनाने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि मन की शांति के लिए मेडिटेशन से अच्छा कोई भी माध्यम नहीं है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि चलो बुद्ध की ओर। साथियों ये नागपुर का वो दृश्य है, आप देख पा रहे होंगे, बहुत जो कि एक ऐतिहासिक दृश्य है और इस दृश्य को बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। यहाँ पर बाबा साहब की बहुत सुंदर एक छाया चित्र है, उसी के साथ साथ में बुद्धा टेम्पल है और बुद्धा के एक स्टैचू है, वो भी आप देख पा रहे होंगे। और इस हॉल में एनुअली फंक्शन भी होते हैं, प्रेयर भी होती हैं और समय समय पर बहुत सारी प्रतियोगिताएं भी आयोजित होती हैं। और इस हॉल में भी आप देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे थॉट्स लिखे हुए हैं कि इंसानियत ही है धर्म वतन का, बस जियो वतन के लिए। जी हाँ, अगर जिस व्यक्ति ने इंसान को इंसान समझ लिया उससे ऊपर कोई भी चीज़ नहीं है। तो ये स्कूल अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक स्कूल है और मैं उम्मीद करूँगी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस स्कूल के लिए डोनेट करें। और आप देख पा रहे कि जो चारों तरफ का माहौल है वास्तव में वो बहुत ही खुशनुमा माहौल है और ये खेतों के बीचों बीच बना हुआ है। ना तो यहाँ पर कोई प्रदूषण है, ना ही कोई शोर है और ना ही किसी तरह का उड़धंगपना है। वास्तव में बहुत पीसफुली स्थान है ये, जहाँ पर आपके बच्चे आकर अच्छी शिक्षा लेते हैं। तो आइए अब मैं आपको लेकर चलती हूँ ऑफिस में और आप सामने देख पा रहे होंगे मिसेस चंचल जी हैं जो यहाँ की प्रिंसिपल हैं, उनकी नेम प्लेट लगी हुई है। और इसी के साथ साथ में पहले मैं आपको रिसेप्शन पर ले जाना चाहूँगी और दिखाना चाहूँगी कि रिसेप्शन पर कौन सी वो चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर आते ही आकर्षित करेंगी। सबसे पहले आप अंदर एंट्री करते ही पाएंगे कि यहाँ पर तथागत बुद्ध की पीतल की बहुत बड़ी प्रतिमा रखी है। उसी के साथ साथ में बाबा साहब की एक कैसेट है। तो आप देख सकते हैं कि अंदर आते ही आपको के मन को बहुत सुखद अनुभूति होगी। और इसी के साथ साथ में चारों तरफ आप दीवारों पर देख पाएंगे यहाँ पर जो भारत का संविधान है उसकी उद्देशिका है, उसको भी यहाँ पर अच्छे तरीके से लगाया हुआ है। उसी के साथ साथ में परम पूज्य बाबा साहब की एक बहुत अच्छी छाया चित्र लगी हुई है। और ऊपर भी आप देख पा रहे होंगे कि बाबा साहब के कोटेशन के साथ में बहुत अच्छी प्रतिमा है जिस पर लिखा हुआ है, शिक्षित बने शिक्षित करें, संघर्ष करें संघर्ष कराएं, संगठित रहे संगठित करें। जी हाँ, बहुत खूब संदेश दिया है बाबा साहब ने, क्योंकि हमारे लोग सिर्फ शिक्षित और संगठित और संघर्ष तक ही सीमित रह जाते हैं, लेकिन उन्होंने दिखाया कि हमें शिक्षित होकर, संगठित होकर और संघर्ष कर दूसरे लोगों को भी शिक्षित करना है और संगठित करना है और उनको संघर्ष के लिए प्रेरित करना है। ये यहाँ का रिसेप्शन है। अभी स्कूल की छुट्टी हो चुकी है, जो अध्यापिका हैं वो जा चुकी हैं क्योंकि ऑनलाइन क्लासें होती हैं, सिर्फ अध्यापिका ही स्कूल में आती हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो स्टाफ है उसकी भी एक छाया चित्र लगी हुई है। ये यहाँ का स्टाफ है स्कूल का। तो आइए अब आपको मैं सीधे लेके चलती हूँ यहाँ पर जो प्रिंसिपल मैम है मिसेस चंचल जी, उनके पास में। जय भीम, नमो बुद्धाय मैम, आपका स्वागत है एनबी न्यूज़ में। तो आप देख पा रहे होंगे कि जैसे हम प्रिंसिपल रूम में अंदर हमने एंट्री ली है और यहाँ पर जो सम्राट अशोक है, जी हाँ, सम्राट अशोक जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विश्व में सर्वश्रेष्ठ सम्राट रहे हैं और उनके शासनकाल में जो बुद्ध धर्म है वो बहुत तेज गति से प्रचारित और प्रसारित हुआ। उसी के साथ साथ में जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि माता रमाबाई की जो एक बहुत सुंदर छाया चित्र लगा हुआ है जो कि त्याग की मूर्ति है और परम पूज्य बाबा साहब की जीवन संगिनी है। साथियों, ये वही महिला है जिसने अपना पूरा जीवन अपने चार बच्चे बाबा साहब के साथ इस मिशन मूवमेंट पर कुर्बान कर दिए। और उसी के साथ साथ में आप देख पा रहे हैं बहुत ही सुंदर एक फ़ोटो लगी हुई है जिसमें कि राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले हैं, जिन्होंने इस देश में शिक्षा की अलग जगाकर इस देश की महिलाओं के लिए शिक्षा के द्वार खोले। और वास्तव में जो इनका काम है, इनका संघर्ष है, इसी के कारण परम पूज्य बाबा साहब इनको अपना सामाजिक गुरु मानते थे। उसी के साथ साथ में यहाँ पर आप बाबा साहब की जो दूसरी जीवन संगिनी है माता रमाबाई के बाद बाबा साहब के जीवन में आए और उनके जीवन में उन्होंने जो स्वास्थ्य से जुड़े हुए सारे काम किए। और इसी के साथ साथ में आप देख पा रहे होंगे छत्रपति साहू जी महाराज की जो फोटो लगी है बहुत ही आकर्षक है। और आपको पता है कि उनका क्या इतिहास है, किस तरह से उन्होंने बहुजन मिशन मूवमेंट को आंदोलित किया। और इसी के साथ साथ में आप बिल्कुल फ्रंट में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो भारत का प्रेम्बल है उसकी जो रिटर्न वर्क है वो पूरा लिखा हुआ है, फ्रंट पेज है। अक्सर हम कॉन्स्टिट्यूशन या स्कूल की बुकों में इसको देखते हैं, लेकिन उन स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता। लेकिन आश्चर्य होगा आपको ये जानकर कि इस स्कूल के बच्चों को ये
पूरा का पूरा प्रेम्बल याद है और इसीलिए यहाँ पर लगा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति आए तो सामने उस पर नज़र पड़े। और इसी के साथ साथ में बाबा साहब की बहुत अच्छी और बहुत बड़ी यहाँ पर आपको तस्वीर दिखाई दे रही है। जी हाँ, बाबा साहब इस देश के आइकॉन, विश्व के 6 लोगों में गिने जाने वाले और इसी के साथ साथ में पूरे विश्व को करुणा, मैत्री, भाईचारे का संदेश देने वाले महाकारुणिक तथागत बुद्ध की भी छायाचित्र यहाँ पर लगी हुई है। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, एक बार पूरे जो प्रिंसिपल रूम है आप उसका दृश्य दिखा दें। और आप ऊपर देख पा रहे होंगे साथियों, छत पे बहुत ही जो कि हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ में आपको दिखाई देता है वो है और बिल्कुल हूबहू उसी तरह से बना हुआ है, उसी रंग में है, बहुत ही सुंदर है, आकर्षक है, अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो आइए एक मुलाकात कराती हूँ मैं इस स्कूल के प्रिंसिपल मैम से जो कि हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं एनबी न्यूज़ के साथ में। मैम, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमें यहाँ पर आकर बहुत खुशी हुई इस स्कूल को देखकर। तो इस स्कूल के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं कि कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ। जय भीम सभी को। ये स्कूल लगभग 2000 से चल रहा है यहाँ से। और स्कूल चलाने से पहले हम एक लाइब्रेरी चला रहे थे अपने गांव में ही, ताकि जो गांव के बच्चे होते थे उनको पढ़ाया जा सके। 1 घंटा वहाँ पे पढ़ाते थे उनको स्कूल में, गांव में अपने। और उसके बाद देखा कि लाइब्रेरी से वो काम सेट नहीं हो रहा है, बच्चे ज़्यादा आने शुरू हो गए। तो फिर माइंड में आया कि अपना एक स्कूल ही होना चाहिए। तो हमारी जो चेयरमैन सर है मिस्टर सोनलाल गिंडा जी, वो यूके में है अभी, तो उनके साथ ऐसे बात हुई। तो उससे पहले हमने अपने ही गांव में 2-3 कमरे रेंट पे लिए और वहाँ पे हमने स्कूल में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। और सबसे पहले हमारे पास 13 बच्चे थे। 13 बच्चों से वो स्कूल वहीं पे हमने शुरू किया और 2 साल तक वहीं पे चला। और उसके बाद जैसे जैसे स्ट्रेंथ बढ़ना शुरू हुआ, फिर देखा कि कुछ मेंबर्स को साथ में लिया। फिर उसके बाद ये जगह खरीदी गई और नीचे वाले जो 5 कमरे हैं वो बनाए और उसके बाद स्कूल इधर शिफ्ट किया 2002 में। और उसके बाद बस चलते चलते अभी जहाँ तक पहुँच गया। हर साल एक क्लास बढ़ती रही, एक रूम बनता रहा गया। क्लास के साथ साथ एक रूम चाहिए था, तो वो पिछले साल में ही वो टेंशन बढ़ जाती थी कि नेक्स्ट ईयर एक रूम चाहिए। तो फिर डोनर्स ने बहुत साथ दिया, हर साल कोई ना कोई डोनर आ जाता था और एक रूम बनता गया। क्लास बढ़ते बढ़ते अभी स्कूल आपके सामने है, अभी यहाँ तक पहुँचे हैं हम। जी मैम, से आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेना चाहूँगी कि इस स्कूल को खोलने की और इस तरह के काम करने की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? प्रेरणा हमें बाबा साहब से मिली कि बाबा साहब ने हमारे लिए इतना कुछ किया है। दूसरा, हम महाराष्ट्र जाते थे तो वहाँ पे देखते थे कि लोग बहुत पढ़े लिखे, क्योंकि महाराष्ट्र तो बाबा साहब की कर्म भूमि रही है ना, तो वहाँ से भी बहुत लगा कि नहीं, हमें स्कूल खोलना चाहिए। लेकिन फिर कुछ देखा कि बाबा साहब ने हमारे लिए इतना किया है तो हमें भी पे बैक टू सोसाइटी करना है। और उसके लिए स्कूल एक सबसे अच्छा माध्यम है जिससे आप बच्चों को एक तो अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। हमारे यहाँ पे अच्छी और सस्ती शिक्षा जो आजकल आपको दिखाई देगी कि सबसे महंगी हो रही है, जी बिल्कुल, वो देने की कोशिश की हमने। और दूसरा, यहाँ पे जो अपने आइकन्स हैं उनके बारे में लोगों को बताने की, बच्चों को बताने की कोशिश कर रहे हैं और जिसमें हम सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। जी वो तो खैर हम बहुत ही बखूबी से देख चुके हैं, क्योंकि आपका जो स्टाफ है और जिस तरह से हमने उनसे चर्चा की है, जिस तरह से जाना, और हमने सबसे अच्छी बात यहाँ पर लगी कि जो अदर्स कम्युनिटी है उसकी भी अध्यापिकाएँ स्कूल में आती हैं और किस तरह से आकर यहाँ पर जो बहुजन महान पुरुष है उनके साहित्य को, उनकी विचारधारा को बच्चों तक बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से होकर समझाती हैं। तो मैम ये बताइए कि यहाँ पर जो मैनेजमेंट है वो किस तरह से आपकी हेल्प करता है और कितने लोग हैं? मैनेजमेंट की पूरी हेल्प है। हमारे मैनेजमेंट में मेन 16-17 मेंबर्स हैं। उसके बाद जो सोसाइटी मेंबर्स हैं बहुत सारे, और वो सभी हेल्प करते हैं, डोनेशन इकट्ठा करके लाते हैं स्कूल की। और इसके अलावा टाइम टू टाइम स्कूल के किसी भी तरह की ज़रूरत होती है, बच्चों को ड्रेसेस देनी है, शूज़ देने हैं, किसी को बुक्स लेके देनी है, तो वो ऐसा काम चलता रहता है। दूसरा, अगर कई बच्चे हमारे पास पेरेंटलेस होते हैं, मदरलेस है, फादरलेस है, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे सोसाइटी मेंबर जो हैं वो अडॉप्ट कर लेते हैं, खुद कर लेते हैं या फिर दूसरे किसी से, अपने साथी से करवाते हैं। तो उनकी बहुत सपोर्ट है, वो सभी की सपोर्ट की वजह से ही हम आज यहाँ पे हैं। जी, तो मैं ये भी जानना चाहूँगी मैम, और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आप बहुजन मिशन मूवमेंट की आइडियोलॉजी को लेकर यहाँ पर चल रहे हैं, तो यहाँ पर सिर्फ खाली बहुजन समाज के बच्चे आते हैं या अदर्स भी आते हैं? नहीं, सभी आ रहे हैं, सभी के लिए खुला है।
सभी के लिए खुला है, बिल्कुल, क्योंकि बुद्धा की जो आइडियोलॉजी है वो समानता की बात करती है, करुणा मैत्री की बात करती है, और उसी के आधार पर आपने इस स्कूल की नींव रखी है। मैम, अक्सर हमने देखा है, क्योंकि पूरे भारत देश में इस तरह के स्कूल नहीं हैं, इस आइडियोलॉजी के स्कूल नहीं है, लेकिन आप इस आइडियोलॉजी पर स्कूल चला रहे हैं, तो जो दूसरे वर्ग के लोग हैं कहीं ना कहीं उनका एक प्रतिरोधात्मक आपको सामना तो नहीं करना पड़ता? नहीं, ऐसा नहीं है। सब बच्चे आ रहे हैं, हर एक कैटेगरी से आ रहे हैं। उनके पेरेंट्स खुश भी हैं क्योंकि उनको अच्छी एजुकेशन मिल रही है, उनके साथ अच्छी मॉरल वैल्यूज़ जहाँ पे दी जा रही हैं, जिसकी आज सोसाइटी में बहुत कमी है। तो उनको, मुझे नहीं लगता कि किसी को ऐसा, जहाँ मुझे कभी कंप्लेंट आई होगी ऐसी, पेरेंट्स बहुत खुश हैं, चाहे वो अदर्स में से आ रहे हैं, चाहे वो अपने हैं, कुछ भी है, कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं है। उनको खुश है कि हमारे बच्चे एक सेफ़ जगह पे और अच्छा सीख रहे हैं। जी, मैं ये भी जानना चाहूँगी कि जो यहाँ पर फ़ीस है किस तरह से ली जाती है, नर्सरी क्लास से लेकर 12th तक, तो थोड़ा उसके बारे में बताएं हमें। हाँ, फ़ीस स्ट्रक्चर तो हमारा बहुत लो रखा है हमने कि एक लेबर कैटेगरी भी अच्छे से पढ़ा सके अपने बच्चे को। तो अभी इस साल हमारा नर्सरी का फ़ीस 500 तक पहुँचा है। तो मैं आपको बताऊँ कि जब हमने स्कूल शुरू किया था तो 30 रुपये हमारी फ़ीस थी। 30 रुपीज़ से आप देख सकते हो कि 20-21 साल का सफ़र है, और अभी हम 500 तक पहुँचे हैं। तो पढ़ाना हमारा मकसद है, पैसा इकट्ठा करना नहीं है। हमने देखा है कि जो प्राइवेट स्कूल है उनका फोकस रहता है आर्थिक लूट पर, और वो इस समाज का एक बहुत बड़ा पैसा फीस के रूप में लूटते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने देखा है, अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा दिल्ली की तरफ ले जाना चाहूँ, क्योंकि जैसा कि मैम ने बताया कि 30 रुपये से आपने शुरुआत की है फ़ीस की, और इतने 20 साल में आज 30 रुपये से बढ़कर 500 रुपये पर लाएँ, तो वास्तव में ये बहुत ही सराहनीय काम है। लेकिन अब अगर हम दिल्ली की बात करें, या आपके जलंधर या पंजाब में अलग अलग जो स्कूल बने हैं उनकी बात करें, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि नर्सरी का बच्चा 5-5 हज़ार रुपये फ़ीस देता नज़र आता है। तो आप इतनी कम फ़ीस में कैसे मैनेज कर पाते हैं? जो बच्चों से फ़ीस आ रही है उससे हम टीचर्स की सैलरी वगैरह, जो बेसिक खर्चे हैं ना, वो निकाल लेते हैं, उनसे बैलेंस बन जाता है। लेकिन जो अगर बिल्डिंग का है, कुछ काम करना है, बिल्डिंग बनाना है, या कुछ ऐसा है, तो वो एडजस्टमेंट अभी सोसाइटी ही कर रही है, तो डोनेशन पे ही चलता है। अभी तक डोनर्स बहुत हेल्प कर रहे हैं। अभी आपने रूम भी देखे हैं, तो अभी कोरोना काल में भी 2 हमारे मेंबर्स हैं जिन्होंने ये रूम डोनेशन उन्होंने दिए उसके लिए। तो हमें बस इतना है कि हमारे टीचर्स की सैलरी निकलती रहे, हमारा जो बेसिक खर्चे हैं वो निकलते रहें, उतना ही ठीक है। तो अभी ये मिशन पे बैक टू सोसाइटी है, मैं तो इसमें फिर मनी माइंडेड होने का सवाल नहीं आता है। जी, तो आपने देखा कि नो प्रॉफिट नो लॉस, इस तरह से इस स्कूल को चलाया जा। मैम ने बताया कि उनका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, बल्कि इस देश के भविष्य को अच्छी से अच्छी शिक्षा देना है। और ये स्कूल साथियों उस आइडियोलॉजी पे टिका हुआ है जो समानता की बात करता है, बंधुता की बात करता है, न्याय की बात करता है, भाईचारे की बात करता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो दूसरे स्कूल है पर्टिकुलर एक विशेष आइडियोलॉजी के तहत चलाए जाते हैं, और उसमें भारी भरकम फीस ली जाती है। और अक्सर हमने देखा है कि जो दूसरी आइडियोलॉजी के स्कूल होते हैं वो समानता की बातें करते तो नज़र आते हैं, लेकिन समानता व्यवहारिक रूप से बिल्कुल भी नज़र नहीं आती है। लेकिन इस स्कूल में जैसे ही हम प्रांगण में घुसे, और प्रांगण से लेकर चाहे कक्षा रूम तक हो, या लाइब्रेरी हो, या कहीं भी हो, चाहे अध्यापक हो या फिर यहाँ के जो संस्थापक मैम हैं वो हो, हमें हर व्यक्ति में कूट कूट कर समानता के अंश दिखाई दिए। अंश ही नहीं बल्कि पूरी तरह से समानता झलकती ही नजर आई है, और उनके व्यवहार से, उनकी बातों से वो विचारधारा झलकी है, जिससे कि इस विचारधारा ने इस देश को गौरवान्वित करने का काम किया है। मैम, हमने देखा है कि अक्सर जो स्कूल होते हैं उसमें सिर्फ स्कूली एजुकेशन ही दी जाती है, आदर्श महान पुरुषों को पढ़ाया जाता है, लेकिन सीमित तौर पर। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आपके स्कूल में बहुत बड़े स्तर पर उन हस्तियों को पढ़ाया जाता है जिनको कि इस देश की चाहे सरकारें हों या अन्य लोग हों, वो छुपाने का काम करती हैं। तो किस तरह से देखते हैं इन चीज़ों को? नहीं, हमारे स्कूल में बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ अपने जितने भी महापुरुष हैं उनके बारे में अच्छे से बताया जाता है। उनके दिन सेलिब्रेट किए जाते हैं, बच्चों के ग्रुप्स बने हुए हैं, हाउसेस बने हुए हैं, हाउस वाइज जो है उनको इसको सेलिब्रेट करते हैं, उनको उनकी जीवनी के बारे में बताया जाता है पूरा। और इसके अलावा कंपटीशन करवाए जाते हैं बार बार, अपने जो हमारे आइकन्स हैं उनकी लाइफ को लेके कि इन्होंने हमारे लिए क्या क्या किया है। और हमारे जो स्कूल में स्पेशली जितने भी प्रोग्राम होते हैं वो सारे हमारे अपने कल्चर को दर्शाने वाले होते हैं, ताकि अभी हमारा एनुअल फंक्शन होता है उसमें भी अपना पूरा कल्चर दिखाया जाता है कि मैक्सिमम पेरेंट्स होते हैं, बच्चों को पता चले, पेरेंट्स को पता चले कि हम बाबा साहब ने हमारे लिए क्या क्या किया है, बुद्धा की क्या कौन सी बातें हैं जिनको हमें अपनाना है ना।
और इसके अलावा एजुकेशन के अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर बच्चों को मार्शल आर्ट की प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा बच्चों में मॉरल वैल्यूज़ इंकलकेट करने के लिए उनके यहाँ पे मेडिटेशन करवाई जाती है उनको। और जैसे कि हमारी प्रेयर ही है वही पंचशील पे आधारित है। सुबह बच्चे त्रिशरण पंचशील लेते हैं, तो वो पंचशील जो है वो बच्चों को समझाए जाते हैं कि ये क्या है और इनको आपको प्रैक्टिकली लेना है। तो इसका रिज़ल्ट बहुत बार स्कूल में देखने को मिला है बच्चों से कि बच्चे वाकई में बहुत सारी एग्जांपल्स ऐसी हैं कि कई बार बच्चों को कोई चीज़ मिलती है तो वो सीधा मेरे टेबल पे लेके आते हैं, चाहे वो 10 रुपए की है, चाहे वो 1 रुपए की है। तो ये सारी चीज़ें जब देखते हैं तो फिर लगता है कि अगर हम जो कर रहे हैं वो बच्चे सीख रहे हैं। जी, तो आपने बहुत कम देखा होगा, बहुत कम क्या, जैसा कि मैंने पहले भी अवगत कराया था कि पूरे भारत देश में सिर्फ 2 ही स्कूल है जो बुद्ध की आइडियोलॉजी पर चले हुए हैं। और जो पंचशील, वास्तव में पंचशील अगर कोई भी व्यक्ति धारण कर ले तो वो अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ बना सकता है। जैसा कि मैम ने बताया कि कोई भी बच्चा अगर उसको 10 रुपये भी मिलते हैं तो वो प्रिंसिपल रूम में लाकर देता है, उनको सबमिट करता है। तो वास्तव में ये पंचशीलों का ही एक, मैं कहूँगी कि चमत्कार तो नहीं कह सकती, पंचशीलों को जीवन में अपने लाने का एक प्रभाव है। और जो प्रभाव साफ रूप से दिखाई देता है कि बच्चे किसी भी तरह का छल कपट नहीं करते, किसी तरह का नशा नहीं करते, किसी तरह का व्यभिचार नहीं करते, किसी तरह से भी झूठ नहीं बोलते हैं। मैम, हमने अक्सर देखा है कि जो प्राइवेट स्कूल हैं वो आर्थिक लूट के लिए काम करते हैं और जो टीचर्स को सैलरी देते हैं जो सरकार की तरफ से या बोर्ड की तरफ से निर्धारित होती है, जैसे किसी टीचर को 45,000 रुपये सैलरी देनी है, वो साइन तो 45,000 रुपये कराते हैं लेकिन उस टीचर को 15 या 16,000 रुपये देते हैं। तो क्या आपके स्कूल में भी कुछ ऐसी तरह का होता है या फिर आप पूरी सैलरी देने का काम करते हैं? नहीं, ऐसा हमारे स्कूल में अभी कुछ नहीं ऐसा होता। जो सैलरी है टीचर्स को वही मिलती है, उसी पे सिग्नेचर होते हैं जो बोर्ड निर्धारित करता है। जी बिल्कुल वही। अगर हम बच्चों को स्कूल में सुबह पंचशील पढ़ाते हैं ना, तो उसमें समझाते हैं कि चोरी नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है। तो अगर मैं ही यहाँ पे चेयर पे बैठ के ऐसे शील तोड़ने शुरू कर दूँगी तो मैं बच्चों को क्या सिखाऊँगी? तो अगर हमने बच्चों को कुछ अच्छा सिखाना है तो उससे पहले खुद अच्छा सीखना है, खुद अच्छे बनना है, तभी मैं उनके लिए एक रोल मॉडल बनूंगी, तभी उनके लिए एग्जाम्पल बनूंगी। जैसा कि आपने सुना कि मैम ने कितनी खूबसूरती से बताया कि अगर मैं ही सीलों का पालन ना करूं तो दूसरे लोग क्या प्रेरणा लेंगे। और वास्तव में ये स्कूल और ये अध्यापक और जो भी स्टाफ है और मैम है साधुवाद के पात्र, क्योंकि इतनी ईमानदारी से स्कूल चलाना आज के टाइम में बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये स्कूल नो प्रॉफिट नो लॉस पर चल रहा है। और हम मंगल कामना करते हैं। और साथ साथ में मैं दर्शकों को ये भी कहना चाहूँगी, साथियों, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस स्कूल को इतना पैसा डोनेट करें ताकि ये स्कूल हमारा पूरे भारत में नहीं बल्कि विश्व में गौरवान्वित हो कि बुद्धा की आइडियोलॉजी पे चलने वाले जालंधर में ऐसे स्कूल भी है जो अपने महान पुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाने का और उसको प्रचारित और प्रसारित करने का काम करते हैं। मैं यहाँ पर दर्शकों को बताते चलूँ, और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि जो ये स्कूल बना हुआ है और यहाँ पर जितने भी रूम बने हुए हैं, यहाँ पर लमसम में 22-23 रूम्स हैं और उसके साथ साथ में बहुत बड़ा हॉल बना हुआ है। और स्कूल का प्रांगण भी काफ़ी बड़ा है और जो पीछे प्लेग्राउंड है वो भी काफ़ी बड़ा हुआ है। साथियों, ये जितने भी रूम यहाँ पर बने हुए हैं ये सभी रूम डोनेट किए हुए हैं। और वो डोनेट करने वाले, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि हर रूम के आगे एक नेम प्लेट लगी हुई है, किस व्यक्ति ने किया है और कहाँ से किया है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि ये यूके की फैमिली है, इन्होंने इस रूम के लिए जितना भी पैसा लगा है आर्थिक रूप से सहयोग किया है। इसी तरह से साथ साथ में जितने भी जो मैंने बताया आपको 22-23 रूम हैं वो सभी इसी तरह से डोनेटेड किए हुए हैं और उन लोगों ने इन रूम को बनवाने के लिए पैसा दिया। वास्तव में ये बहुत अच्छी बात है। और जो दान पारमिता अक्सर हम देखते थे बुद्ध के धम्म में, वो दान पारमिता हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। और इन्हीं दान पारमिताओं के कारण इस तरह के स्कूल प्रायोजित किए जा रहे हैं और इस तरह के स्कूल चल रहे हैं जो अपने महान पुरुषों के इतिहास को सही रूप में पढ़ाने का काम कर रहे हैं। साथियों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लॉकडाउन के दौर में भी इस स्कूल को बनाने के लिए बहुत बड़े बड़े दानकर्ता हैं, वो अपना दान दे रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि नेम प्लेट पे लिखा है जय भीम नमो बुद्धाय। दिस रूम इज़ डोनेटेड बाय मिस्टर दीवान मोहिंद्रा गिंडा। ये जलंधर से हैं और आप देख पा रहे होंगे कि इन्होंने अभी लॉकडाउन के दौर में यहाँ पर डोनेशन भेजा है इस रूम के लिए, क्योंकि ये रूम स्कूल ने अपनी बचत करके बनाया था, लेकिन उस बचत का पैसा अब डोनेट कर दिया गया है। और इसी के साथ साथ में यहाँ पर एक और मैं आपको नेम प्लेट दिखाऊंगी।
जिस पे आप देख पा रहे होंगे कि सरदार बहादुर सिंह जी हैं जो कि यूके से हैं और रहने वाले पंजाब के हैं। इन्होंने भी लॉकडाउन के दौर में ही इस रूम के लिए डोनेशन भेजा है और वास्तव में ये लोग साधुवाद के पात्र हैं, क्योंकि ऐसे लोगों की ही दान पारमिता से इस तरह के स्कूल चल पा रहे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि इस स्कूल में बहुत सुंदर गार्डन भी है, बहुत सुंदर हरे भरे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, फुलवारियाँ हैं और यहाँ पर साफ सफाई का विशेषकर ख्याल रखा जाता है। मैं आपको दिखाऊंगी क्योंकि अभी लॉकडाउन का दौर है और ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और यहाँ पर जो अध्यापिका हैं वो ऑनलाइन क्लासेस दे रही हैं। तो आइए मैं रूबरू कराती हूँ कुछ अध्यापिकाओं से। तो जैसा कि मैंने बताया कि अभी लॉकडाउन है और लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। यहाँ पर कुछ अध्यापिकाएं हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि किस तरह से ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और ऑनलाइन क्लास देते हुए उनको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जय भीम। जय भीम मैम। आपका नाम क्या है? रेनू जसपाल। रेणु जसपाल जी, आप पहले मुझे ये बताइए कि आप ऑनलाइन क्लासें जो अभी चल रही हैं और पहले जो ऑफलाइन क्लासें चलती थी, इसमें से कौन सी क्लासें अच्छी मानती हैं आप? मैम क्लासेस तो ऑफलाइन ही अच्छी लगती हैं क्योंकि बच्चों से डायरेक्ट इंटरेक्ट होता है तो उनकी प्रॉब्लम्स अच्छे से सॉल्व की जा सकती हैं। जब हम ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं, बच्चे हमारे सामने होते हैं, ब्लैक बोर्ड का यूज़ करके हम उनको बहुत सी प्रॉब्लम जो उनकी होती है, मतलब अगर 4-5 बच्चों की एक प्रॉब्लम होती है तो एक साथ हम उन बच्चों का सल्यूशन कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में ऐसा नहीं होता। तो इसी के साथ में मेरे साथ में एक टीचर और हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। पहले तो आपका नाम जानना चाहूँगी। जी, हरप्रीत कौर। हरप्रीत कौर जी, इस स्कूल में ऐसी क्या खास बात है जो दूसरे स्कूलों में नहीं है? इस स्कूल में काफ़ी खास बातें हैं कि जो एजुकेशन एक एकेडमिक है, एकेडमिक के तौर पर तो सभी पढ़ाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे सोशल वर्कर्स हैं, हमारे जैसे बाबा साहेब रहे हैं, सावित्रीबाई फुले जी हैं और तिलका मांझी जी हैं और अशोका जी हैं, उनके बारे में बहुत सारी जानकारी, जो फंक्शंस भी हमारे होते हैं उस पर हम बहुत सारी जानकारी जो है बच्चों को देते हैं। तो उनसे उन्हें पता लगता है कि हमारे जो सोशल वर्कर्स रहे हैं वो हमारे लिए कितना कुछ करके गए हैं। तो आई थिंक ये जो चीज़ है वो बाकी स्कूलों से हमें इस स्कूल को काफ़ी अलग बनाती है और अच्छा भी। जो बहुजनों की विचारधारा है उसको आप स्टूडेंट्स के अंदर डालते हो तो किसी तरह के जो पेरेंट्स हैं उनसे ऑब्जेक्शन तो नहीं उठता? जी, जैसे हम अगर बात करें कि हम अगर कुछ भी अपना पक्ष रखते हैं तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट दोनों ही आते हैं। सो पेरेंट्स की तरफ से नेगेटिव पॉइंट्स भी आएंगे और पॉजिटिव भी आएंगे, लेकिन वो हमारे पर है कि हम एज अ टीचर उसे कैसे लेते हैं और कैसे हैंडल करते हैं कि उनकी जो थिंकिंग है वो कैसे हमने चेंज करनी है। सो यही कहते हैं। थैंक यू। तो अभी इन्होंने बताया कि जिस तरह से जो यहाँ पर बहुजन संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ें हैं या बहुजन महान पुरुषों से जुड़ी हुई बातें हैं, उन चीज़ों को भी लगातार यहाँ पर ये जो नंबर डले हुए हैं, काउंटिंग है, इनके बारे में थोड़ा बताएंगे हमें? एक्चुअली मैम ये ऐसा होता है, हमारे स्कूल में एक अलग सी चीज़ है। जब बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं ना तो इन टेबल को आते जाते देखते रहते हैं, तो उनके माइंड में कहीं ना कहीं ये स्ट्राइक करता रहता है और टेबल आते जाते जब पढ़ते हैं तो उनके दिमाग में ये फिट होते रहते हैं। जी, तो देखिए कितना सुंदर तरीका है जो बच्चों को टेबल याद हो रहा है। मेरे साथ में उनसे भी जानना चाहूँगी, आपका नाम क्या है? जय भीम। मेरा नाम अंजलि गुप्ता है और मैं यहाँ हिंदी की अध्यापिका हूँ। और ऐसे हम आते हैं, बच्चे नहीं है इस वक्त, तो हम लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। तो 8 बजे से 2 बजे हम यहाँ पे आते हैं और बच्चों की क्लासेस लेते हैं। जो हमारा शेड्यूल होता है वो हमारा एक दिन पहले ही फिक्स होता है कि हमारी कल की क्लासेस जो होंगी वो कौन कौन सी होंगी और कितने से कितने बजे होगी। जी, जय भीम अंजलि जी। जैसा कि आपने नाम से ही बताया कि आप गुप्ता है और गुप्ता है, तो मेरी जानने की थोड़ी जिज्ञासा हुई, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि समाज में कहीं ना कहीं एक जो जातीयवादी मानसिकता है वो लगातार हमें देखने को मिलती है। और ये जो स्कूल है ये प्रॉपर एक तरह से कहे कि हम बहुजन महान पुरुषों की विचारधारा पर आधारित है, तो किस तरह से हैंडल करते हैं इन चीज़ों को? देखिए, जहाँ तक मैंने यहाँ देखा है कि एक जाति प्रथा को लेके बाहर बहुत कुछ है, मगर यहाँ पे क्या है, हम समानता को आगे लेके आते हैं कि हमारे सब यहाँ समान है। मुझे कभी ऐसे नहीं लगा कि मैं किसके साथ बैठ रही हूँ, किसके साथ नहीं बैठ रही हूँ, या मेरे साथ यहाँ भेदभाव हो रहा है, या फिर कोई मुझे लेके टारगेट कर रहा है या मैं किसी को लेके टारगेट कर रही हूँ। यहाँ पे हम सिर्फ समानता का भाव सीखते हैं। और मुझे लगता है कि जो हमें बाबा साहब सिखा गए हैं या बुद्धिज़्म सिखाता है, तो ये हमको समानता सिखाता है, ना कि जाति प्रथा से हमें बहुत दूर लेके जाता है।
कि बिल्कुल एक सवाल और लेना चाहूँगी आपसे कि जैसा आपने बताया कि आपके साथ में किसी तरह का यहाँ पर भेदभाव नहीं होता है, ये लाजमी सी बात है क्योंकि आप उस वर्ग से आती है जहाँ पर भेदभाव आपके साथ में शायद मुश्किल हो। लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगी कि जो यहाँ के छात्र हैं, छात्राएँ हैं, जो मतलब बहुजन समाज से जो बच्चे आते हैं उनके प्रति और जो अन्य कैटेगरी के बच्चे हैं उनके प्रति आपका दृष्टिकोण कैसा होता है? कहीं भेदभाव या बच्चों के साथ में? नहीं, ऐसा नहीं होता है यहाँ पे, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो सीखने को मिला है ना, तो मैं आपको बता सकती हूँ कि यहाँ पे जब मैं आई हूँ इस स्कूल में, मुझे लगता है 3 साल से ऊपर हो गए मुझे, और यहाँ पे जो मैंने शिक्षाएं ली हैं वो मुझे कहीं और नहीं मिलती। हम रोज़ यहाँ पे पहले, अब बच्चे नहीं आते तो हमारा शेड्यूल यहाँ का फिक्स होता है कि हम पहले 1 घंटा जो हमारी होती है मेडिटेशन क्लास होती है बुद्धिज़्म की, तो हम जब वो लेते हैं तो हमारे ये दिमाग से ये चीज़ें निकल जाती हैं कि हम कहाँ बैठे हैं, या हमारे सामने जो बच्चे बैठे हैं वो आधे बच्चे इस जाति के हैं, वो उस जाति का है। हम यहाँ पे जाति तो हमें पता ही नहीं होती कि किस बच्चे की जात कौन सी है, हमारे लिए सब एक समान होते हैं। तो हम ऐसे ही पढ़ाते हैं, जैसे जो एक बच्चा है वही मेरे लिए सारे समान बच्चे हैं, चाहे वो ब्राह्मण परिवार से आया हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो शूद्र हो, चाहे वैश्य हो, मेरे लिए सारे समान हैं। क्योंकि यहाँ पे मेरे लिए विद्यार्थी हैं और मैं यही सीखती हूँ कि मुझे विद्यार्थी को पढ़ाना है और अच्छे समाज में उसको भेजना है, क्योंकि समाज में यहाँ से बच्चा जो सीख के जाएगा वही तो एक नया समाज तैयार करेगा। अगर हम यहीं से उसको जाति भर के भेजेंगे तो बाहर तो फिर वो जाति प्रथा तो पनपेगी, हमें वही चीज़ तो ख़त्म करनी है। जी, बिल्कुल सही कहा कि जैसा कि बुद्ध का जो प्रिंसिपल है करुणा, मैत्री, भाईचारा और समानता का है, और यहाँ पर अध्यापिका जी और हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे आपका नाम क्या है? गुरजीत कौर है। गुरजीत कौर जी, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो कैलेंडर है या जो भी मतलब पिक्चर्स बनी हुई हैं वो सभी मतलब बहुजन मिशन मूवमेंट को दर्शाती हैं। तो आपसे ये जानना चाहूँगी कि कितने सालों से आप यहाँ पर जॉब कर रहे हैं? मैं 4 साल से यहाँ पर जॉब कर रही हूँ। 4 साल से जॉब करें, तो यहाँ पर किसी तरह की आपको समस्याएं या जो स्टाफ है या स्टूडेंट्स है या पेरेंट्स है, कुछ कभी ऐसा देखने को मिला है कि आपको लगे कि ये स्कूल सही नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा आपने पहला क्वेश्चन आपने किया ना कि यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के जो कैलेंडर मिलती हैं, जहाँ पर फ़ोटोज़ आपको मिलती हैं, जहाँ थॉट लिखे हुए मिले हैं, तो ये पढ़ते हुए कभी ये नहीं मन में आता कि ये बहुजन समाज के हैं तो हमने इनको फॉलो नहीं करना। ऐसा कुछ नहीं है जी। थॉट अच्छे हैं, जैसे जहाँ पर लगा हुआ है डॉक्टर अब्दुल कलाम का लगा हुआ है, तो वो हम ये सोच कर चलें कि वो तो मुस्लिम हैं, जहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। हम यहाँ पर इंसान को अहमियत देते हैं, इंसान की गुणों की कदर करते हैं, ये नहीं देखते कि किस जाति से है वो। और सभी धर्मों का यहाँ पर ये नहीं कहते कि प्रचार करते हैं, कुछ ऐसा नहीं है, पर ये है कि शिक्षा को लेकर हम ये नहीं करते कि ये सिख है जहाँ ये दूसरी जाति का तो इसको हमने कुछ एक्स्ट्रा कुछ देना है, ऐसा कुछ नहीं। हम इंसानियत सिखाते हैं। पर फिर भी मैं सिख कम्युनिटी से हूँ, पर यहाँ पर आकर ये नहीं लगता कि मैं सिख हूँ तो मुझे कुछ सेपरेट मिलना चाहिए, जहाँ मुझे कुछ सेपरेट देना चाहिए बच्चों को, ऐसा कुछ नहीं है। तो अच्छा ही फील होता है यहाँ पर। जहाँ आप कहें कि जो मैं ऐसा फील करती हूँ कि मैं कहाँ आ गई हूँ, जहाँ तो दूसरे हैं सारे, तो वैसे ये अच्छा है कि मैं यहाँ पर आई हूँ और समानता है यहाँ पर, इंसानियत बांटते हैं हम यहाँ। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ना तो किसी धर्म की मर्यादा में बाधित है और ना ही किसी जाति में, ना ही किसी समुदाय में। यहाँ पर पर्टिकुलर जो एक सही फ्यूचर बच्चे को देना चाहिए, जिस विचारधारा को पढ़ाना चाहिए, उसी विचारधारा को पढ़ाकर यहाँ पर जो अध्यापक है उस बच्चे के भविष्य का निर्माण करते हैं और उसके कल्याण के लिए मंगल कामनाएं करते हैं और उसके अच्छी से अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करते हैं। जय भीम। आपका नाम क्या है? मैम, मेरा नाम सरोज रानी है और मैम नर्सरी क्लास की टीचर हूँ। अच्छा, आप नर्सरी क्लास को पढ़ाते हैं। तो सरोज जी, जानना चाहेंगे जो ये स्कूल है यहाँ पर किस तरह की आप शिक्षा देते हैं बच्चों को? मैम, यहाँ पर हम बच्चों को ऑलरेडी सभी शिक्षा देते हैं, मॉरल एजुकेशन भी देते हैं। जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उनको जो है स्टार्टिंग से हम जो अपना इतिहास है वो पढ़ाते हैं। बाबा साहब के बारे में जितने भी हमारे आइकॉन्स हैं उनके सभी के बारे में हम जो है बच्चों को शिक्षा देते हैं। और मैम, जैसे बच्चों को स्टडी के साथ साथ जो होता है ना मॉरल एजुकेशन होती है, और घर में कैसे हम अपने बड़ों का रिस्पेक्ट करनी है, जैसे इस तरह की सभी जो शिक्षा है ना छोटे बच्चों को दी जाती है। और
बाकी अभी बच्चे नहीं है ना, अगर बच्चे होते तो आप उनसे मिलते तो आपको पता चल जाना था। अच्छा, एक सवाल और जानना चाहूँगी, जैसे कि छोटे बच्चे आते हैं, छोटे बच्चे हैं या बड़े बच्चे, किस तरह से उद्बोधन करते हैं आप? हाँ जी, जब हमारे बच्चे स्कूल में एंटर करते हैं ना तो उनको जैसे गुड मॉर्निंग तो बच्चों को बोलते हैं ना, तो लेकिन हम उनको क्या बोलते हैं कि मोस्टली बच्चे हमारे जो है ना वो जय भीम बोलते हैं। अगर जय भीम बोलते हैं ना, इसमें से हम हमारे अंदर से जो है ना वो एक रिस्पेक्ट निकलती है बाबा साहब के बारे में, क्योंकि वो जो हमारे आइकन है जिनकी बदौलत हम आज यहाँ पर खड़े हैं और जिनकी बदौलत आज हम इस मुकाम पर खड़े हैं, तो वो सिर्फ बाबा साहब की बदौलत ही है। जी, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं और या टीचर्स हैं या जो भी स्टाफ है, वो सभी जय भीम से एक दूसरे को संबोधित करते हैं। और जय भीम का नारा अगर हम बात करें तो जय भीम एक समानता है, जय भीम एक बंधुता है, जय भीम एक करुणा है, मैत्री करुणा भाईचारे का संदेश है। जय भीम अपने आप में एक बहुत बड़ा संबोधन है। जय भीम को पर्टिकुलर कुछ विशेष लोग जाति समुदाय से जोड़कर देखते हैं, लेकिन जो इस तरह से देखते हैं वो बहुत गलत है। जय भीम जी, जय भीम। आपका नाम क्या है? अमनदीप। अमनदीप जी, अभी ऑनलाइन क्लासें चल रही हैं, तो किस तरह से फेस कर रहे हो ऑनलाइन क्लासें और ऑफलाइन क्लासों के अंतर थोड़ा सा? ऑनलाइन क्लासेस मैम इजी नहीं है, बच्चों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। ऐसे तो पहले तो फ़ोन की प्रॉब्लम है, पेरेंट्स के पास अगर दो बच्चे हैं तो उनके लिए ये कि बच्चे को एक एक को फ़ोन देना बहुत मुश्किल है। तो हमें ये प्रॉब्लम आती है कि हम बच्चों को एक्सप्लेन जैसे करते हैं ऐसे वो क्लास में जैसे हम पढ़ाते हैं ऐसे कर नहीं सकते कि सामने फेस टू फेस हमारे बच्चा देखता है पढ़ता है, तो ऐसे नहीं हम पढ़ा सकते। मगर हम अब ऐसी कोशिश करते हैं कि जैसे अब गूगल मीट पे हम क्लास लगाते हैं तो बच्चों को बताते हैं, एक शब्द को बोलने की प्रैक्टिस करवाते हैं। हमारे पास छोटे बच्चे हैं तो उनके आगे आगे बच्चे बोलते हैं। ऐसे तो अब बच्चों ने रिस्पॉन्स करना शुरू कर दिया है। पहले तो बच्चे बहुत डरते थे, फ़ोन पे आते नहीं थे, सामने मदर ही आती थी। तो अब बच्चे सामने आने लगे हैं, बोलने लगे हैं थोड़ा। तो प्रॉब्लम तो बहुत है, लेकिन क्या कर सकते हैं। कोरोना के टाइम में हम चाहते हैं कि स्कूल खुल जाएं तो बच्चों को फेस टू फेस अभी बच्चे स्कूल आएँ तो उनको पढ़ाएं। जी बिल्कुल, ये देखिए अध्यापकों का ही नहीं बल्कि पेरेंट्स तो खैर कहते ही हैं कि भाई जो ऑनलाइन क्लासें हो रही हो वास्तव में बच्चों के भविष्य के साथ में कहीं ना कहीं खिलवाड़ है, क्योंकि जो ऑफलाइन कक्षा में एक अध्यापिका बच्चों से आइज कांटेक्ट करके अच्छे तरीके से पढ़ा सकती थी, समझा सकती थी, वो इस समय नहीं हो पा रही हैं। कुछ अध्यापिकाएँ और हैं हमारे साथ में, आपका नाम जानना चाहूँगी। जय भीम, मेरा नाम परमिंदर रानी है। जय भीम परविंदर जी, जानना चाहूँगी कि आप कौन सी क्लास को पढ़ाते हैं और क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? मैं LKG क्लास की टीचर हूँ और मैं ड्राइंग टीचर भी हूँ। आपका नाम जानना चाहूँगी। नवजोत मैम। जय भीम मैम। नवजोत। जय भीम। नवजोत। नवजोत जी कौन सी क्लास को पढ़ाते हैं? मैं 6 से ऊपर की क्लासेस को पढ़ाती हूँ। नवजोत जी, जो यहाँ पर जालंधर है या पूरा पंजाब है, जितने भी स्कूल हैं, मैं तुलना करना चाहूँगी, उन स्कूलों में और इस स्कूल में क्या फ़र्क आपको दिखाई देता है? उन स्कूलों में से, और अगर हम इस स्कूल को डिफ्रेंशिएट करें, उन स्कूलों में बाबा साहेब या फिर ज्योतिबा राय फूले, इनकी नॉलेज जो है बहुत ही कम मिलती है। जैसे हम कंपेयर करते हैं मानव सहयोग स्कूल, वहाँ पर ब्राह्मण्स जो समाज है उसकी नॉलेज तो सभी को दी जाती है। वहाँ पर एक स्टूडेंट था मेरे पास ट्यूशन पढ़ता था, उसको मैंने पूछा बाबा साहिब कौन थे, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसके बारे में उनको नॉलेज नहीं है। जबकि जो बेसिक नॉलेज है, जो ग्रास रूट लेवल, जो अगर हम अपने समाज की बात करें उसकी नॉलेज उनको होनी चाहिए, वो उसको नॉलेज नहीं थी। लेकिन हमारे बच्चों से अगर आप ये क्वेश्चन करो कि बाबा साहेब कौन है, ज्योतिबा राव फूले कौन है, वो उनको नॉलेज होगी। तो आपने इनकी बातों से समझ ही गए होंगे कि इस स्कूल में ये आइडियोलॉजी इसलिए पढ़ाई जाती है क्योंकि ये लोग वास्तव में इस देश के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। और जिस तरह से इन महान पुरुषों को प्रचारित और प्रसारित करना चाहिए, जो मनुवादी सरकार है वो इनको प्रचारित और प्रसारित नहीं कर रही है। और आप देख पा रहे होंगे, चाहे बड़े बड़े स्कूल हो या सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, उसमें लगातार हम देखते हैं कि एक पर्टिकुलर एक विशेष विचारधारा को पढ़ाने का काम किया जाता है। तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि जो प्राइवेट स्कूल है या सरकारी स्कूल है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा संचालित होते हैं, उनमें पर्टिकुलर बाबा साहब हो या माता सावित्रीबाई फूले हो, ज्योतिबा फूले हो, APJ अब्दुल कलाम हो, या जितने भी इस देश के शिल्पकार हों, उनको बहुत कम महत्व दिया जाता है। और हमारे साथ में और अध्यापिकाएं हैं, आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम कुलदीप है जी। कुलदीप है मेरा नाम। कुलदीप जी कौन सी कक्षा को पढ़ाते हैं? मैं 5th का पढ़ाती हूँ, 5th तक पढ़ाते हैं। तो अभी जो ऑनलाइन क्लासें हो रही हैं आपकी और जो ऑफलाइन क्लासें होती थी, तो किस तरह की समस्याओं को पेश कर रहे हैं? ऑनलाइन क्लासेस में ये है कि बच्चे जो हैं वो मोबाइल ज़्यादा यूज़ करने लग गए हैं और उनके फिज़िकल जो
वीकनेस आ रही है, जैसे आइस हो गया, उनकी हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट पड़ रहा है और काफ़ी उनकी स्टडी का लॉस हो रहा है ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लासेस। तो ऑफलाइन क्लासेस में क्या था कि टीचर जो है बच्चे को पूरा ऑब्जर्व करता था, टेस्ट परफॉर्मेंस वगैरह वो बच्चे भी अच्छा करते थे। अब ऑनलाइन में जो है वो ऐसी बात नहीं बन रही, जैसे हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं ना, ऐसी बात नहीं बन रही। तो सभी टीचर्स की एक समस्या जो बेसिक है वो निकल कर आ रही है। उन्होंने यही बताया कि जो ऑफलाइन क्लासें थी वो ज़्यादा बेटर थी ऑनलाइन क्लासों की वजह से, क्योंकि इसके जो ऑनलाइन क्लासें हो रही है उससे बच्चों के स्वास्थ्य पर, उनकी आंखों पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है और वो बच्चे कहीं ना कहीं एक फिजिकल उससे जूझते हैं। तो मेरे साथ में यहाँ पर और भी अध्यापिका हैं, आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम परवीन है। ये बताइए कि जो अदर स्कूल हैं या ये स्कूल है, कितना बड़ा फ़र्क देखते हैं इन दोनों स्कूलों में? अदर स्कूल्स और हमारा स्कूल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि जहाँ पर बाबा साहिब और जो हमारी ग्रेट पर्सनैलिटीज़ हैं, हमारे सोशल रिफॉर्मर्स हैं, उनके बारे में बहुत सिखाया जाता है। हमारे बच्चों को मॉरल हर तरह की एजुकेशन जहाँ दी जाती है। सबसे बड़ी बात यहाँ बच्चों को संविधान पढ़ाया जाता है। इसके साथ साथ हमें भी बहुत सारी नॉलेज मिलती है और हमारे जो प्रिंसिपल मैम है वो हमें भी संविधान पढ़ाते हैं और बाबा साहब की बुक्स और बुद्धा जी की बुक्स हम पढ़ते हैं और बच्चों को भी ये नॉलेज देते हैं। ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि जो बाबा साहब के बारे में जानना हमारी सोसाइटी और हमारे जो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही हमारे देश का भविष्य है। बहुत फ़र्क है हमारे स्कूल में और स्कूलों में। आखिर ऐसी क्या बात है कि जो अदर स्कूल हैं वो इन महान पुरुषों को पढ़ाने में हिचकिचाते हैं या पढ़ाते ही नहीं हैं? अकॉर्डिंग टू मी मुझे लगता है कि वो नहीं चाहते, क्योंकि उनकी जो सोच है मनुवादी सोच है। वो नहीं चाहते हैं कि जो हमारे जो सोशल रिफॉर्मर्स हैं, रियल जो हमारे समाज के हीरोज़ हैं, उनके सामने उनके बारे में बच्चों को पता चले, जहाँ हमारी जो सोसाइटी उनको पता चले। ऐसा करने से जो उनकी दुकानें हैं ना चल रही, वो बंद हो जाएंगी। थोड़ा जानना चाहूँगी कि आप कौन सी दुकानों की बात कर रहे हैं और कौन सी मनुवादी सोच की बात कर रहे हैं? मनुवादी सोच जो हमारे समाज में रूढ़िवादी जो स्टीरियोटाइप थिंकिंग है लोगों की, मंदिरों में जाना, लोग स्कूल में आने की बजाय मंदिरों में जाना पसंद करते हैं। वो जो सोच है बहुत सारी ऐसी, हम ऐसे थोड़े में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ये बहुत ही गहरा विषय है। जी, बाबा साहब अक्सर एक बात कहा करते थे कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जिसको जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। लेकिन हम वही दूसरी तरफ देखते हैं कि जो दूसरी आइडियोलॉजी के लोग हैं वो कहीं ना कहीं मंदिर की तरफ बढ़ावा देते हैं, लेकिन बाबा साहब ने साफ साफ संसद की तरफ इशारा किया है और स्कूलों की तरफ इशारा किया है। तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों से जो इस तरह का जो आज एक भेदभाव करते हैं या अपने स्कूलों में इन महान पुरुषों को नहीं पढ़ाते हैं? ये उनके लिए गलत बात है कि हमारे जो महान पुरुष हैं, सबसे ऊपर से तो सबसे पहले जो बाबा साहेब है उनको पढ़ाना चाहिए। ये गलत बात है उनके लिए कि नहीं पढ़ाते। जी, उनकी वजह उनसे पूछा जाना चाहिए कि वो क्यों नहीं पढ़ाते। हम जानते हैं वो क्यों नहीं पढ़ाते, उनसे भी पूछना चाहिए कि वो क्यों नहीं पढ़ाते। हमें पता है अच्छी तरह से वो क्यों नहीं पढ़ाते। मैं तो यही कहना चाहूँगी, हमें उनसे पूछना चाहिए कि वो बाबा साहब को क्यों नहीं पढ़ाते। बिल्कुल, तो बहुत अच्छा जवाब दिया है कि जो सवाल हम इनसे कर रहे हैं वो सवाल हमें उनसे करना चाहिए। और ये देखिए, ज़्यादातर बहुत बड़ा तबका है वो अच्छे तरीके से जानता है कि जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं जो इस देश असमानता की खाई को अभी तक पाट नहीं पा रहे हैं, जबकि हमारे महान पुरुषों ने समानता का संदेश दिया है और समानता स्थापित करने के लिए काम किया है। आपका नाम जानना चाहूँगी। सरबजीत कौर। स्कूल में पढ़ाकर आपको कैसी अनुभूति होती है? यहाँ पर मुझे पहले बाबा साहब के बारे में नहीं मालूम था, तो जब मैं यहाँ पर आई तभी मैंने डेवलप किया है अपने आप को। पहले मैं भी वहाँ पर जाती थी, मंदिर गुरुद्वारे में जाके मत्था टेकती थी, बहुत ज़्यादा एडुकेट थी वहाँ पर। तो लेकिन मैं जब से जहाँ आई हूँ वहाँ पर मैंने जाना छोड़ दिया है कि हमें मंदिर में नहीं जाना चाहिए, गुरुद्वारे में नहीं जाना चाहिए, कहीं जगह जो होती है वहाँ पर मत्था नहीं टेकना चाहिए। तो मैं अब वहाँ पर नहीं जाती। बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है मेरी सोच यहाँ पर आकर। है कि अगर इस देश की महिलाएं किसी भी मुकाम पर हैं तो वो इस देश के संविधान रचयिता परम पूज्य बाबा साहब के कारण है, क्योंकि अगर वो इस देश का संविधान नहीं लिखते, इस देश में महिलाओं के लिए वो हक अधिकार सुनिश्चित नहीं करते जिनसे कि महिलाएं पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। मैडम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कमलजीत है। आपसे यही सवाल है कि इस स्कूल में और स्कूलों में क्या फ़र्क है और आपको यहाँ पर कैसी अनुभूति होती है पढ़ाते हुए? हमें जहाँ पे पढ़ाते हुए बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जहाँ पे लेकिन देखा जाए अभी के जो भी स्कूल हैं सभी में बाबा साहब की बातों को, जैसे उनके संविधान के बारे में बहुत कम पढ़ाया जाता है। और जहाँ पे अगर बात करें तो हमें बहुत प्राउड फील होता है कि हम जहाँ पे बाबा साहब जी की जीवनी के बारे में और उनके जो उन्होंने
हमें जो अधिकार दिए हैं, संविधान लिखा है हमारे लिए, तो हमें उस पर उसके लिए जहाँ पे चर्चा करके और बच्चों को बताकर बहुत मान फील होता है और बहुत अच्छा लगता है कि हम बच्चों में उनकी सोच को डेवलप कर रहे हैं और हमारे समाज को उनकी जो उनकी देन है उनके बारे में बता रहे हैं। तो हमें यहाँ पे कार्य करके बहुत अच्छा लग रहा है और हमें ये इस बात की खुशी है कि हमारा जो समाज है, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारा आने वाला समाज है, वो इन सभी बातों से ज्ञान प्राप्त करता है और इन सभी बातों से जानकार होते हैं। जहाँ पे देखा जाए, अगर बाकी स्कूलों में जैसे सरकारी स्कूल हो गए और प्राइवेट स्कूल हैं, वहाँ पे बाबा साहब की सोच को नहीं बताया जाता, लेकिन हमें जहाँ पे मान महसूस होता है कि हम जहाँ पे बाबा साहब की बात करते हैं और उनके दिए गए हमें अधिकार हैं, हक हैं, उनकी बात करते हैं। और हम जहाँ पे यही बताना चाहेंगे कि अगर हम अपने समाज को जीवित रखना चाहते हैं, अगर हम उनके संविधान को ऐसे ही रखना चाहते हैं, तो हमें उस संविधान को पढ़ना होगा और उसके लिए हमें जहाँ पे जितनी भी हो सके बाबा साहब की बात रखनी होगी। और जहाँ पे मुझे एक बात याद आ रही है बाबा साहब की, कि पढ़ने के लिए लड़ना होगा, लड़ने के लिए पढ़ना होगा। किताबें तो बहुत सी पढ़ी होंगी आपने, लेकिन हक और अधिकारों को जानने के लिए संविधान को पढ़ना होगा। यही अकाउंट संभालते हैं, अकाउंट के साथ साथ में इस तरह की आइडियोलॉजी के स्कूलों को देखकर कैसी अनुभूति होती है? बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में जितनी भी स्टडी की है तो मैंने कभी मतलब कि बाबा साहब के बारे में कभी नहीं पढ़ा, सच में बताऊं तो जब से मतलब आफ्टर मैरिज जब ये स्कूल मैंने ज्वाइन किया है, तो उसके बाद से मुझे बाबा साहब को जानने का मौका मिला है। तो जब से मैं जहाँ स्कूल में आई हूँ तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो मतलब हम अपने आप पर फ़ख्र करते हैं कि हमारी लाइफ में मतलब कि हमारी लाइफ ऐसे वेस्ट नहीं होगी जैसे कि लोगों की सोच है ना। तो हम अपनी उनके विचारों से अपनी सोच को शायद बदलने का प्रयास करें। जी, आज ऐसी आखिर क्या बात है कि इस देश की महिलाएं, क्योंकि इस देश की महिलाओं की अगर मैं बात करूं तो परम पूज्य बाबा साहब ने उनके ही लिए सबसे ज़्यादा काम किया है, लेकिन वो महिलाएं बाबा साहब का सम्मान नहीं करती, उनका सत्कार नहीं करती हैं। क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? इसके पीछे यही कारण हो सकता है, फर्स्ट थिंग एजुकेशन ही है। क्योंकि जो जैसे कि हम पढ़े लिखे हैं, कई बार ऐसा होता है कि जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जो मतलब कि जिन तक बाबा साहब की सोच नहीं पहुंच पाती किसी भी जरिए से, तो शायद उनको बाबा साहब के बारे में जानने का मौका नहीं मिला हो। जी, एक बात और लेना चाहूँगी। अक्सर हम देखते हैं, चाहे वो जज हो या वकील हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, खासकर मैं महिलाओं की बात कर रही हूँ। अगर जब हम उनसे पूछते हैं कि आपकी लाइफ में जो आज ये पद है उसका श्रेय किसको देना चाहेंगे, तो वो अक्सर माता या किसी देवता का नाम लेते हुए नज़र आती हैं। कभी भी बाबा साहब को इसका क्रेडिट नहीं देती, आखिर क्यों? तो जैसे कि मतलब जो लेडीज़ हैं वो बाबा साहब को मतलब नहीं मानते कि इसकी बदौलत हमको ये पद मिला है। और जैसे कोई माता है जो बाबे के जाते हैं, वो सूख लेते हैं कि मैं ऐसी नौकरी मुझे मिल जाए तब मैं अब ये चढ़ावा चढ़ाऊँगी। तो उनको ये नहीं पता होता कि उससे उसको जॉब नहीं मिली है, उसको स्टडी के उसके क्वालिफिकेशन की बेस से उसे नॉलेज मिली है जो हक हमने बाबा साहब ने दिया है। अगर बाबा साहब हिस्ट्री को पढ़ने का हक नहीं देते तो फिर वो कैसे पढ़ लिख कर आगे बढ़ सकती थी, कैसे जॉब ले सकती थी, ऐसे कंपटीशन में भाग ले सकती थी। तो उसको ये नहीं पता होता, वो अंधविश्वास है। जब हम बाबा साहब को पढ़ेंगे, उसके बारे में पूरा संविधान पढ़ेंगे, संविधान में लिखा होगा कि हमें कौन से अधिकार मिले हैं, तो उसके बाद में वो जानेगी। जब हम पढ़ते नहीं है, बाबा साहब के बारे में नहीं पढ़ते, बस संविधान के ऊपर वैसे हमें पता है कि बाबा साहब ने संविधान लिखा है, पर हम पढ़ते नहीं हैं क्योंकि उसके बीच में क्या लिखा, हमें कौन से अधिकार मिले हैं। हम जब अब मैं स्कूल में हूँ, टीचर हूँ, तो मुझे सिर्फ बाबा साहब की बदौलत है क्योंकि उन्होंने स्त्री को पढ़ने का राइट दिया और हम पढ़ लिख कर और बाबा साहब को जान रहे हैं और बुद्ध हमको भी जान रहे हैं। और बुद्ध हमें भी यही सिखाते हैं कि मानव को मानव समझा जाए, ना कि गॉड पर विश्वास करके गॉड ही आएगा ऊपर से हमें हेल्प करेगा। हमें अपना दीपक आप बनना है, अपने लिए आप रोशनी पैदा करनी है, वो हम पढ़ लिख कर सकते हैं। और बाबों को जैसे कि हम चढ़ावा चढ़ाते हैं, माता के सूख लेते हैं, को उससे कुछ नहीं होगा, वो अंधविश्वास है। जी, इस तरह की आइडियोलॉजी आप सिर्फ खाली स्कूल में ही प्रसारित करते हैं या जहाँ पर आप रहते हैं या समाज के आस पड़ोस के लोग हैं उनमें भी इस तरह की चर्चाएं करते हैं? हाँ जी, करते हैं। जैसे हमारे घर है पास ही गांव में फूलपुर के, तो हम आसपास में जब गुरुद्वारे में इकट्ठे होते हैं तो लेडीज़ है जो भी हमारे गांव की है, तो हम ऐसे चर्चा करते हैं।
तो किस तरह का रिस्पांस देखने को मिलता है अदर्स महिलाओं का? रिस्पांस बहुत कम मिलता है, क्योंकि वो एक तो अनपढ़ लेडीज है, तो उसको अंधविश्वास में पक्का हो गया है कि वो हम जब बात करते हैं तो वो मुझे इग्नोर कर देते हैं कि ऐसे कीजिए, तो ऐसे कहते रहते हैं। जैसे कि चिराग करते हैं, हम कहेंगे कि वहाँ चिराग नगद करो, वही जो तेल है जो आप चिराग में डालते हो वो घर के खाने के लिए इस्तेमाल करो, तो वो सोचते हैं कि ये हमें अच्छी जगह जाने से रोक रहे हैं। तो हम बहुत कोशिश करते हैं। बहुत खूब। तो आपने देखा कि इस स्कूल की अध्यापिकाएं कितनी जागरूक है, और वो जागरूकता केवल स्कूल में ही नहीं दिखाती है बल्कि स्कूल की चार दीवारी के बाहर भी वो जागरूकताएं आपको देखने को मिलती हैं। ये समाज में चाहे गुरुद्वारे में जाए या जो भी इनका आस पड़ोस है, उसमें महिलाओं को बड़े अच्छे तरीके से समझाती हैं कि किस तरह से जो पाखंडवाद है उसकी जड़ें बहुत गहराई तक गई हुई हैं, और उनसे बाहर निकलकर आपको एक विज्ञान की तरफ, एक साइंस की तरफ, एक मानव कल्याण के लिए बढ़ना है और एक ऐसे मार्ग पर चलना है जिससे कि आप अपने देश का, अपने राष्ट्र का निर्माण कर सकें। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से